नमस्कार दोस्तों। आज 15 अक्टूबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है, फेरी टू श्रीलंका फ्लाइज आफ्टर 40 ईयर्स, है ना। पीएम मोदी लॉन्चेस द पैसेंजर फेरी सर्विस बिटवीन नागापट्टिनम एंड कनकेसनथुरी, है ना, सीक टू एनहेंस इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज। अब यहाँ पे पैसेंजर्स के लिए भी फेरी सर्विसेज शुरू हो गई हैं 40 साल के बाद, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और एक मतलब बढ़िया शुरुआत है कि श्रीलंका के लोग यहाँ आ सकेंगे, यहाँ से वहाँ जा सकेंगे। और ये बंद कब हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका में LTTE की जो विरोध हो रहा था, विरोधी चीज़ें चल रही थी, उसके टाइम में ये बंद हो गया था, है ना। तो ये जब चीज़ें हुई थी तो इसको हम लोग कर लिए थे कि ये जो चीज़ें हैं कि LTTE का जब वर्चस्व था उस टाइम ये चीज़ें बंद हो गई थी और अब जाके फिर से ये शुरू हुआ है। और बहुत ज़्यादा मिलिटेंट ग्रुप थे, वो अलग तमिल की मांग कर रहे थे, तमिल इलम की मांग कर रहे थे। तमिल इलम का मतलब तमिल देश की मांग कर रहे थे और उस समय ये चीज़ें धीरे धीरे बंद हो गई थी। अब ये शुरू हुई हैं तो ये बढ़िया है। और भारत श्रीलंका संबंध आपको यहाँ पे देख लेना है, इंडिया श्रीलंका संबंध आपको यहाँ पे देखना है, तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है पेज नंबर 1 पे ही है, सिक्किम फॉलन डैम्स हॉन्ट इंडिया ड्रीम इन भूटान, है ना। जो सिक्किम में जो घटना घटी है, इसके कारण जो भूटान में हमारे प्रोजेक्ट्स थे उसको बहुत ही नुकसान पहुंचा है। और इसी पे द devastation has refreshed worries over 2 of 3 Indian assisted under construction mega hydropower project in भूटान, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि इस तरीके से जो घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, या इस तरीके मानवीय प्राकृतिक जो भी कह लें, मानवीय प्राकृतिक कह लें, क्योंकि हमने डैम बनाया और उसके कारण से ये घटना घटी और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है भूटान में हम जो बना रहे हैं, तो उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। तो ये आपको पढ़ना है कि ऐसे कहाँ कहाँ पे और डैम बनाए गए हैं। जैसे आप गढ़वाल में देख सकते हैं, मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर देख सकते हैं, लद्दाख में देख सकते हैं, है ना, और सिक्किम में देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। तो वो क्षेत्र जो है, असम में कुछ क्षेत्र में है, इन क्षेत्रों में ऐसे जो डैम्स बनाए जा रहे हैं उनके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, आपको ये भी देखना है। साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट से कैसे जोड़ना है इसको, ये आपको देखना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट या जो आपातकालीन सहायता वो तो है ही, क्या डैम को भी इमरजेंसी अलर्ट पे रखना चाहिए। जिस तरीके से हम भूकंप, सुनामी, इस तरीके की चीज़ों को रखते हैं, तो क्या डैम को भी इमरजेंसी अलर्ट पे रहना चाहिए। यदि रहना चाहिए, यदि रहता तो यहाँ पे जान माल का नुकसान कम होता, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी है। इसके बाद जो हमको देखना है, दुर्गा पूजा नाउ ए ग्रैंड फेस्टिवल इन यूपी। दुर्गा पूजा जो है वो धीरे धीरे यूपी में एक बड़ा महोत्सव बनता जा रहा है। जैसे आपको एक चीज़ उदाहरण बताते हैं, गणेश महोत्सव, है ना। गणेश महोत्सव जो कि महाराष्ट्र का मामला था, इसे अब पूरे भारत में, या यूं कहें उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा मनाया जाने लगा है। उसी प्रकार से दुर्गा पूजा जो कि बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्र, झारखंड के कुछ क्षेत्र, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में जो है ज़्यादा फेमस है, या असम ले चले जाएं, इन क्षेत्रों में ज़्यादा फेमस था। वो अब उत्तर प्रदेश तक अपनी पहुंच बना चुका है और ये यहाँ पे मनाया जाने वाला त्यौहार बन चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि ये जो दुर्गा पूजा है या इस तरीके के जो महोत्सव हैं, ये बड़ी इकोनॉमी करते हैं, बड़ी इकोनॉमी साझा करते हैं और ये फेस्टिव सीजन बड़ा इनपुट देते हैं बाज़ार को, या एक तरीके से बूस्ट देते हैं बाज़ार को, है ना। ये जितने भी हम त्यौहार मनाते हैं वो बाज़ार को बूस्ट देते हैं। बाज़ार को बूस्ट देने का मतलब ये है कि लोग खर्च करते हैं, खुल के खर्च करते हैं। जैसे दीपावली एक बूस्ट देता है, दुर्गा पूजा एक बूस्ट देता है, छठ पर्व एक बूस्ट देता है, अब जो गणेश उत्सव मनाया गया वो बूस्ट देता है। इस प्रकार से आपको ये देखना है कि ईद जो है वो बूस्ट देता है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि बाजार को बूस्ट देने के लिए हमारे भारत में कितने त्यौहार हैं और किस तरीके की चीज़ें हैं। जैसे ओणम हो गया, पोंगल हो गया,
लोहड़ी हो गया, इस तरीके के जो हैं बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल मनाए जाते हैं जो बाजार को बूस्ट देते हैं, बाजार को जो अर्थव्यवस्था को बूस्ट देते हैं। साथ ही साथ कई त्योहार और मेले भी मनाए जाते हैं, जैसे कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है, लेकिन 3-3 वर्ष में हर जगह चारों उसमें लगता है। तो ये भी जो एक तरीके से होता है, उस क्षेत्र को एक बूस्टअप मिलता है और इकोनॉमी वहाँ की ठीक ठाक तेज हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको देखना है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे क्या है ये हम देखते हैं। 9 पे इसमें है सेंटर सीक्स इंक्लूजन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट में जो केंद्र सरकार है वो हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको शामिल करवाना चाह रहे हैं। इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 11 में, पेज नंबर में 11 में क्या पढ़ना है, तो साइंस टेक का मामला है, ये साइंस का पेज आता है और ये आपको देखना है कि हाउ ए 6.3 मैग्नीट्यूड क्वेक caused another of same intensity। आप एक चीज़ देखना है कि कई बार जो इंटेंसिटी होती है वो सेम होती है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसके कई कारक हैं जिनके बारे में बात की गई है कि आप ये समझिए कि एक घर है उसको हमने हिलाया और वो बहुत मजबूत घर बना हुआ है, तो हिलाया और सेम उसी अनुपात में दूसरे घर को हिलाया जो थोड़ा कमज़ोर बना हुआ है, तो उसके रहने वालों को वहाँ पे नुकसान पहुँच सकता है बनिस्बत इस घर के। अब एक सिचुएशन ये हो गया। दूसरा, एक क्षेत्र है ऐसा जहाँ पे खाली है वो जो है, और दूसरा क्षेत्र वो है जहाँ पे पूरा का पूरा जो रस है वो बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। तो पहले क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में यदि समान मात्रा में भूकंप आए तो दूसरा क्षेत्र में नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचेगा। इसी पे बात की गई है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे। इसके बाद जो हमें यहाँ पे पढ़ना है पेज नंबर 11 में ही, इजिप्ट इज रेसिंग टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस सी, है ना। तो हेपेटाइटिस सी के बारे में आपको जानना है और इजिप्ट जो है इसको एलिमिनेट करने के दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है। तो इसको आपको देख लेना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि हेपेटाइटिस सी क्या है, ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर 12 में। पेज नंबर 12 में क्या है, हाउ इज IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इज की ब्लॉक फॉर इंडिया। कैसे IORA जो है वो की ब्लॉक है इंडिया के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर 12 में ही है वाई आर एबॉर्शन लॉ स्पॉटलाइट अगेन। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया 29 हफ्तों के भ्रूण के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 29 हफ्तों का भ्रूण मतलब एक मानव बन चुका है, अब उसकी माँ को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो उसको मार दे, है ना। तो ये फिर से आया है और इस पर बहुत बहस हुई है। तो इसमें MTP एक्ट आपको देखना है, तो है ना। तो ये आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये एक्ट है, इसको आपको देखना है 2021 में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उसके बारे में डिटेलिंग यहाँ पे की गई है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद पेज नंबर 13 पे है। पेज नंबर 13 पे सिल्क रूट एट ए क्रॉस रोड्स, है ना। सिल्क रूट आप पहले तो ये देखेंगे कि सिल्क रूट जो पुराना सिल्क रूट है उसके बारे में बात करेंगे, और अभी जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का एक सपना है और इस पर 100-150 लोग लगभग शामिल हैं। तो इस पे क्या मतलब किस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है या किस तरीके से इसमें आगे बढ़ रहे हैं, क्या प्रगति हुई है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, वैल्यू ऑफ चाइना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विथ BRI कंट्रीज एंड इट्स शेयर चाइना टोटल ट्रेड, है ना, 46%, जो कि 2016 में लगभग 40% के करीब था। ये बढ़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 2013 से 22 तक में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है ना। 100 मिलियन एक्सपोर्ट ये मान के चलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है। इसके बाद है चाइना एनुअल इन्वेस्टमेंट इन द BRI आर डिक्लाइनिंग। अब ये घट रहा है ना। शुरुआत में यहाँ तक था लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा घट चुका है, तो ये भी एक उसके मामला है ना। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है।
BRI के बारे में यहाँ पे पूरी के पूरे डेटा है और पूरा का पूरा एक विश्लेषण है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो हमें पढ़ना है पेज नंबर 14 में है सेंटर अनवील ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट। ग्रीन क्रेडिट उसे कहते हैं जिस किसी चीज़ के उत्पादन में जो कार्बन उत्सर्जन होना था, यदि हम वो उत्सर्जन नहीं करते हैं तो जिस उत्सर्जन से हम बचा रहे हैं जिसको, तो वो ग्रीन क्रेडिट के रूप में हमें मिलेगा और हम इसको एक तरीके से बेच सकते हैं। तो इसको आपको देखना है कि ग्रीन क्रेडिट हम किस प्रकार से बेच सकते हैं और कौन कंपनियां बेच सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि मान लीजिए ये एक कंपनी है, इसको 100 कार्बन उत्सर्जन करने की छूट है और ये कंपनी है जिसको 200 कार्बन उत्सर्जन करने की छूट है। अब ये जो 100 कंपनी है ये 150 कार्बन उत्सर्जन करती है, लेकिन ये जो 200 कार्बन उत्सर्जन यूनिट है ये 100 यूनिट करती है। अब इसके पास कितना रहा, 100 यूनिट बचा हुआ है जिसका उत्सर्जन कर सकती है। ये 50 यूनिट इसको बेच देगी जिसके बदले में कुछ पैसा इसको मिलेगा। तो यहाँ से 100 और 150 हो गया, मतलब ये अपना काम कर लेगी कि पूरा हमारा एक तो क्रेडिट खरीद लिए, साथ ही साथ हम उत्सर्जन, हमारा लिमिट था 100, तो 100 + 50 तो 150 हो जाएगा। और यहाँ पे 200 यूनिट इसका उत्सर्जन था, करा इसने 100, 50 इसको बेच दिया, 50 किसी और कंपनी को बेच देगा। तो इसी पे ये चर्चा की गई है, तो ये आपको देख लेना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।